हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएसटी विद अपेक्षा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग सीरीज पढ़ेंगे। अभी आपके 20 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो 20 दिन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको समझाऊंगी भी सही, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग उसको समझिए। कोई डाउट आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इम्प्लीफिकेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। अब आप इसमें देखोगे मैंने इसको दोनों ईयर इसमें मेंशन करे। 2000 अभी मोस्टली जो क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर में करवा रही हूँ इस वीडियो में, तो 2023 के हैं। ठीक है, 24 के जो क्वेश्चन आए तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो 25 वाले सेशन में आपसे पूछे जाए, इसलिए हम लोग पहले 23, 22 ऐसे हम लोग करते जाएंगे, मतलब सीरीज हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन 23 में भी आया है और 2019 में भी पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? आपको इम्प्लीफिकेशन बताना है वर्ल्ड वॉर 1 के, जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। अब हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? नेशनलिज्म इन इंडिया। अब अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो कि नेशनलिज्म इन इंडिया में आपका वर्ल्ड वॉर 1 वाला पार्ट था, क्योंकि हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स का रूल था, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो इंडिया का भी उसमें इम्पैक्ट आया था। ठीक है, तो वही हमको पॉलिटिकल सिचुएशन बतानी है और इकोनॉमिक सिचुएशन बतानी है, कब की? वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे या उसके बाद की बात हो रही है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड सिग्निफिकेंट इम्प्लीफिकेशन फॉर इंडिया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप। इंक्रीज डिफेंस बजट, जो डिफेंस बजट था, क्योंकि ब्रिटिशर जो ब्रिटेन था वो वर्ल्ड वॉर 1 में उसने पार्टिसिपेट करा था, तो उसका बजट, मतलब उसको 4 साल हो गए थे वॉर को लड़ते लड़ते, और उसको डिफेंस के लिए उसको बजट चाहिए था। तो द वॉर लीड टू हायर डिफेंस स्पेंडिंग विच वाज फाइनेंस थ्रू लोन्स। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था? डिफेंस स्पेंड कर रहा था, और उसको क्या चाहिए था? लोन के थ्रू अपने फाइनेंस को वो कर रहा था, क्योंकि वॉर में क्या होता था, जो युद्ध लड़ रहे थे, जो सोल्जर्स थे, उनकी फूड या उनके खाने पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता था, और सबसे ज़्यादा डिफेंस यानी कि जो आपके आर्म्स एंड एम्पुटेशन होते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए उनको बजट चाहिए था, तो वो कहाँ से पूरा कर रहे थे? लोन से पूरा कर रहे थे। सेकंड, राइजिंग प्राइसेस, शॉर्टेज कॉस्ट प्राइस टू डबल बिटवीन 1913 एंड 1918, रिजल्टिंग इन हार्डशिप फॉर मैनी। अब हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे टैक्स इंक्रीज कर रहे थे, इंडियन लोगों से टैक्स इंक्रीज करके हर चीज़ पे, हर कमोडिटीज़ पे टैक्स इंक्रीज करने के बाद वो कहाँ से फुलफिल कर रहे थे? इंडिया से फुलफिल कर रहे थे अपनी रिक्वायरमेंट्स को, जो उनको वॉर में लग रही थी डिफेंस बजट में। तो 1913 से लेकर वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था। खत्म कब हुआ था? 1918 में खत्म हुआ था। तो 1913 से 1918 तक बहुत ज़्यादा हार्डशिप इंडिया को फेस करनी पड़ी। ठीक है, थर्ड हम लोग देखेंगे हायर टैक्सेस, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। कस्टम ड्यूटी एंड टैक्सेस वर रेज कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग। हर चीज़ पे वही टैक्स लगा दिया उन्होंने इंडियंस पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स में पैसा ले सके, और फिर वो वॉर में अपना एक्सपैंड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम फोर्स रिक्रूटमेंट, मैनी वर कंपेल्ड टू ज्वाइन द आर्मी लीडिंग टू वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट। ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे, जैसे कि इंडिया में जो जवान लोग होते थे, रूरल लोग होते थे, ठीक है, तो वो लड़कों को जबरदस्ती, मतलब बिना उनकी परमिशन के कहाँ फोर्स कर रहे थे? उनको क्या, युद्ध वॉर में क्या करो? पार्टिसिपेट करो। ठीक, फूड शॉर्टेज, क्रॉप फेलियर रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद आ ही जाएगा उस टाइम पे। फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, क्योंकि एक और रीज़न था, क्रॉप जो थी आपकी क्या हो गई थी? फेलियर हो गई थी। ठीक है, जो फसल थी वो खराब हो गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई किसकी? फूड आइटम्स की। एक और प्रॉब्लम हुई, नेक्स्ट टू लास्ट है आपका, एपिडेमिक स्प्रेड हो गया। जैसे अभी आपका कोविड आया था, उस टाइम पे भी एक एपिडेमिक आया था जिसको इन्फ्लुएंजा कहा जाता था, एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक कॉज द डेथ ऑफ मिलियन। तो इन्फ्लुएंजा की वजह से भी बहुत ज़्यादा डेथ हुई। ठीक है, फूड शॉर्टेज, भूखमरी से भी, भूख की वजह से भी लोग क्या हुए? मारे गए। ठीक है, और जो वॉर में जाते थे इंडियंस लोग, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। ठीक, तो इकोनॉमिक आपने देखा कि फाइनेंशियली इंडिया कैसे परेशान हुआ। ठीक, और पॉलिटिकली क्या क्या सिचुएशन आपने देखी इंडिया में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल symbol that could unite the nation. Examine the statement in the context of the civil disobedience movement. बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
काफ़ी बार पूछा गया है। सॉल्ट मार्च और आपका गांधी जी नेशनलिज्म इन इंडिया से ऐसा टॉपिक है कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है क्लास 10 के एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन समझते हैं। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल। महात्मा गांधी ने सॉल्ट को ही क्यों पावरफुल सिंबल लिया डेट कुड यूनाइट द नेशन, जिससे वो क्या समझते थे कि ये यूनाइट करेगा जो इंडिया था। नेशन मतलब यहाँ पे बात हो रही है इंडिया की, हमको क्या करेगा, यूनाइट करेगा। उस टाइम पे नेशन हमारा यूनाइटेड नहीं था। तो इस स्टेटमेंट को आपको एग्जामिन करना है, द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कैसे बताना है आपको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके भी आ सकता है, इसलिए आप इसको 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे सॉल्ट टैक्स अनजस्ट, ठीक है। ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स बर्डन ऑल इंडियंस मेकिंग इट अ यूनिफाइंग इशू। अब देखो, सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो अमीर हो, गरीब हो, कोई सी भी कास्ट हो, कम्युनिटी हो, रिलीजन हो, सभी लोग इसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। सभी लोग खाते हैं ना सॉल्ट को। ऐसा तो नहीं है कि अमीर इंसान खाता है, गरीब इंसान नहीं खाता है। तो सॉल्ट क्या था, एक ऐसा यूनिफॉर्म सब्जेक्ट या एक टॉपिक था उस टाइम पे, जिस पर टैक्स लगा दिया था किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो सभी इंडियंस इससे परेशान थे और ये एक ऐसा इशू था जो सबको यूनिफाइड कर सकता था, ठीक है। सेकेंड, सॉल्ट मार्च 1930, गांधी जी लेड टू अ 250 माइल मार्च टू मेक सॉल्ट डिफाइंग ब्रिटिश लॉ। गांधी जी आपको पता है दांडी यात्रा उन्होंने करी थी, बहुत फेमस थी 1930 में। 240 मील वो चले थे, ठीक है। कहाँ से चले थे, आपका उनके आश्रम साबरमती आश्रम से चले थे। और दांडी में जाके उन्होंने, दांडी एक क्या है, कोस्टल रीजन है आपका गुजरात का, वहाँ जाके उन्होंने वाटर को बॉईल करके क्या बनाया, उन्होंने सॉल्ट बनाया। और सॉल्ट लॉ को, टैक्स को क्या करा उन्होंने, ब्रेक करा, ठीक है। जो उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने ये लॉ बनाया था कि अब सॉल्ट पे भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है आपका नेशनल मोबिलाइजेशन, द सॉल्ट इशू अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही समझाया कि ये एक नेशनल मोबिलाइजेशन था कि सभी ने सॉल्ट इशू को अट्रैक्ट किया, क्योंकि सभी सोसाइटी के हर सेगमेंट के लोग, हर रिलीजन के लोग क्या करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं। सॉल्ट ऐसी चीज है। फोर्थ, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, सॉल्ट रिप्रेजेंटेड ब्रिटिश ऑपरेशन। सॉल्ट क्या रिप्रेजेंट करा था, ब्रिटिश जो ऑपरेट कर रहे थे। बिकमिंग अ पावरफुल सिंबल इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, एक पावरफुल सिंबल बना स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में। जब हम इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तभी सॉल्ट टैक्स को लगाया गया। और उस टाइम पे लोगों को एक ये क्या मिला, एक सब्जेक्ट, एक मुद्दा मिला। इन एसेंस सॉल्ट बिकम अ की सिंबल टू यूनाइट इंडियन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर आपको याद होगा कि सॉल्ट मार्च के बाद ही, दांडी की यात्रा कंप्लीट करने के बाद ही, वहीं से गांधी जी ने क्या लॉन्च किया था, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये आपको सॉल्ट टैक्स के बारे में आपको बताना है। आप अपने ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें भी कोई डाउट हो तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अमंग डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी। ये अभी मैंने सिर्फ आपको 2023 के क्वेश्चन समझा रही हूँ। अभी जब मैं आपको 22 या 21 के क्वेश्चंस बताऊंगी, जरूर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे देखा गया अलग अलग सोसाइटी। स्ट्रेटा का मतलब होता है अलग अलग लेवल, ठीक है। सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन, अलग अलग लेवल में इसको कैसे देखा गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है। देखो, ये वाला जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें से 5 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें, ये भी पूछा जाता है। और सीडीएम, एनसीएम, रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग, ठीक है। और सॉल्ट मार्च है आपका, और गांधी जी के जो सत्याग्रह, ये तो बिल्कुल आपको रटना है, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन चेंज होके बनते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अमंग डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी। डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी में आपको बताना है कि कैसे कैसे सीडीएम को देखा गया। द फॉलोइंग पॉइंट एनालिसिस द प्रोग्रेस मेड बाय डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब अलग अलग सेक्शन थे सोसाइटी के, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिच पीजेंट्स की, जो बड़े जमींदार या बड़े किसान थे, मतलब कि बड़े इन द सेंस यहाँ पे कि जो अमीर थे, रिच थे। देयर डिमांड फॉर अ रिडक्शन इन रेवेन्यू वाज रिफ्यूज, ठीक है। तो सीडीएम जब लॉन्च हुआ तो रिच पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। क्यों पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनकी डिमांड क्या थी कि वो रेवेन्यू को रिफ्यूज करवाना चाहते थे। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनसे सभी सेक्शन के लोग परेशान थे।
रिच पीजेंट्स को रिवेन्यू देना पड़ता था, पुअर पीजेंट की कुछ अलग चीज़ से वो परेशान थे, अभी हम पढ़ेंगे आगे। बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान थी, सभी लोग परेशान थे, तो सबने इसलिए इसमें पार्टिसिपेट करा, अपनी अपनी डिमांड्स रखी। तो रिच पीजेंट की डिमांड क्या थी? अब डिमांड सबकी एक जैसी नहीं होगी क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अलग थी, इसलिए हम अलग अलग सेक्शन में इसको समझ रहे हैं। तो रिच पीजेंट्स रिवेन्यू रिडक्शन चाहते थे कि इसको रिफ्यूज किया जाए, बहुत ज़्यादा रिवेन्यू उनसे, क्योंकि उनके पास रिच थे, पैसा था, तो ब्रिटिश सरकार उनसे रिवेन्यू लेती थी। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ फाइट अगेंस्ट हाई रिवेन्यू। तो फाइट फॉर स्वराज भी थी उनकी और अगेंस्ट हाई रिवेन्यू भी वो चाहते थे कि हाई रिवेन्यू को या तो खत्म कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। ठीक है, तो ये रिच पीजेंट की डिमांड थी। अब सेकंड हम देखेंगे पुअर पीजेंट, जो गरीब किसान हुआ करते थे। इकोनॉमिक डिप्रेशन मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू पे रेंट टू द लैंडलॉर्ड। अब जब भी आप देखोगे नॉर्मल भी कि अगर इन्फ्लेशन आता है, महंगाई बढ़ती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे ज़्यादा कौन सफ़र करता है आपका? या तो मिडिल क्लास या पुअर जो लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो उस टाइम पे भी यही प्रॉब्लम थी। जो पुअर पीजेंट थे, इकोनॉमिक डिप्रेशन जब आया तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही गरीब थे। अब जो लैंडलॉर्ड थे, यानी कि जो रिच पीजेंट उनको पैसा दिया करते थे, ठीक है, या उनको रेंट से क्या दिया करते थे, ज़मीन दिया करते थे खेती करने के लिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि वो पे ही नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी, सारी चीज़ें के प्राइजेस हाई हो गए, तो उनके लिए भी तो हाई हुए ना, वो तो पहले से ही पुअर है, तो वो कैसे पे करेंगे? कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट देम इन द रेंट कैंपेन फियरिंग दैट इट वुड अपसेट द रिच फार्मर। अब देखो, ऊपर जो रिच पीजेंट है ना और पुअर पीजेंट, इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब कांग्रेस ने पुअर पीजेंट को सपोर्ट नहीं करा क्योंकि उनको ये डर था कि अगर हमने पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट कर दिया तो रिच पीजेंट्स हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और वो अपसेट हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड हम देखेंगे बिजनेस कम्युनिटी की क्या डिमांड थी। देयर डिमांड वाज टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोर्ट एंड अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेशियो टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस इंटरेस्ट। दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रीज, फिक्की जिसको हम लोग कहते हैं, अभी भी एग्जिस्ट करता है, 1927 में इस्टेब्लिश किया था। अब यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि फिक्की को कब इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, तो बिजनेस का जो कम्युनिटी थी वो उनकी डिमांड थी कि जो एक्सपोर्ट होता था, अब बाहर से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर चीज़ें होगी तो जो अपने इंडिया में बन रही वो तो कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ों से वो प्रोटेक्शन चाहते थे, तो उन्होंने क्या फॉर्म्ड किया, द इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस 1920, और उन्होंने एक फेडरेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप बनाया जिसको फिक्की कहा गया। तो वो यही चाहते थे कि एक्सपोर्ट जो होता है उसके अगेंस्ट वो एक्सचेंज रेशो जो होता था, उनको प्रॉब्लम्स भी होती थी कि उनका सामान कोई नहीं खरीद रहा है या बाहर से एक्सचेंज रेट करने में उनको दिक्कत आती थी, तो उससे वो क्या चाहते थे, उसमें रिलैक्सेशन चाहते थे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है लेकिन 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो वर्कर्स कम्युनिटी थी। एज द कांग्रेस वाज सीन एज क्लोज टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, द वर्कर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट एक्सेप्टेड नागपुर। जो वर्कर्स थे, जो लेबर होते थे या किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में काम करते थे, तो एज द कांग्रेस वाज सीन क्लोज टू द इंडस्ट्रीज। अब कांग्रेस अमीर लोगों से क्लोज में थी। देखो यहाँ पे भी रिच पीजेंट से, क्योंकि वो हेल्प भी करते थे, मनी से भी हेल्प करते थे, क्योंकि लड़ाई या मूवमेंट जब चलाने होते थे या कुछ भी सेशन करने होते थे, तो यहाँ पे वर्कर्स जो थे, तो कांग्रेस यहाँ पे क्लोज थी इंडस्ट्रियलिस्ट से। द वर्कर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट एक्सेप्ट इन नागपुर। अब देखो यहाँ पे क्या था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसकी इंडस्ट्री है और उसी की इंडस्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वर्कर्स की डिमांड थी कि उनका जो मतलब वेजेस है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, अब अगर कांग्रेस यहाँ पे भी वर्कर्स का साथ देती तो इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे गुस्सा हो जाते। ठीक है, तो इसीलिए वर्कर्स ने सीडीएम मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करा, सिर्फ कहाँ छोड़ के, नागपुर। नागपुर में जो इंडस्ट्रीज थी वहाँ के जो वर्कर थे सिर्फ उन्होंने पार्टिसिपेट करा, बाकी किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा। ठीक है, विमेन, क्योंकि क्यों गुस्सा थे वर्कर्स, क्योंकि कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया था, इसीलिए उन्होंने सीडीएम में पार्टिसिपेट नहीं करा। नेक्स्ट जो वुमेन थी, देयर वाज अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दे पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट मार्च एंड अदर प्रोटेस्ट मार्च। दे पार्टिसिपेटेड इन पिकेटिंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप। जो वुमेन्स थी, देयर वाज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था वुमेन में। ऐसा कहते हैं कि पहला ऐसा मूवमेंट था सीडीएम जिसमें वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा था। दे पार्टिसिपेट इन द सॉल्ट मार्च एंड अदर प्रोटेस्ट मार्चेस। उन्होंने सॉल्ट मार्च में भी प्रोटेस्ट किया था और बाद में वो अदर उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट करा। ठीक है, दे पार्टिसिपेटेड इन पिकेटिंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप। जो लिकर शॉप होती थी जहाँ वाइन मिलती है, और उन्होंने बाइकआउट करा किसको, फॉरेन क्लॉथ को,
ठीक है उस टाइम पे। तो एक ऐसा मोमेंट था पहला सीडीएम जो पहली बार, क्योंकि वुमेन्स उस टाइम पे इतना, जो आज का टाइम है वैसे नहीं कि वुमेन्स बाहर जाती थी या सारी चीज़ें करती थी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि सीडीएम पहले मोमेंट में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एनालिसिस द रोल ऑफ फोक फेयर एंड सिंबल इन द रिवाइवल ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। अब देखो ये क्या क्वेश्चन थोड़े से टफ बना देते हैं, स्टेटमेंट के रूप में दे देते हैं ताकि आप लोग मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ या आपको टफ लगे, लेकिन आप इसको ध्यान से अगर आपने टॉपिक्स पढ़े हैं तो इजीली आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपको रोल को एनालाइज करना है जो फोक लोर होते हैं, सिंबल्स इन द रिवाइवल ऑफ नेशनलिज्म इंडिया ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो फोक लोर थे और जो सिंबल्स बनाए थे उनका आपको रोल बताना है कि नेशनलिज्म को लाने में उनका क्या रोल था, ठीक है। फोक लोर एंड सिंबल्स प्लेड अ की रोल इन रिवाइविंग नेशनलिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी बाय, कैसे क्या रोल था, यूनिफाइंग पीपल, उन्होंने लोगों को यूनिफाइड करा, जोड़ा, ठीक है। कैसे, फोक टेल्स एंड सॉन्ग फोस्टर्ड अ शेयर्ड कल्चर आइडेंटिटी अमंग डाइवर्स इंडियन कम्युनिटीज, ठीक। अब देखो पहले क्या था कि सब जगह अलग अलग मोनार्की थी जब ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। तो एक हमारे पास अलग क्या थी, अलग अलग आइडेंटिटी थी, हम लोग यूनिफाइड नहीं थे। मान लो कि गुजरात में कोई रूलर रूल कर रहा है तो गुजरात के पीपल वहीं से उसी से कनेक्टेड रहेंगे। महाराष्ट्र में अलग रूलर है, अलग मोनार्की है, ठीक है। तो एक हमारी एक कुछ भी पहचान नहीं थी, एक यूनाइटेड पहचान नहीं थी। तो फोक टेल्स, जो टेल्स मतलब जो गाने सॉन्ग्स जो होते हैं, पोएम्स होती है, ठीक है, जो नेशनलिज्म पे बनती है, जैसे आपका वंदे मातरम सॉन्ग है, ठीक है, फिर जनगण मन भी आया आपका। तो इसने शेड करी कल्चर आइडेंटिटी अमंग डाइवर्स इंडियन कम्युनिटी, क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के लोग बहुत सारे थे। तो इनको क्या किया उन्होंने, जो अलग अलग डाइवर्स इंडियन कम्युनिटी थी उनको एक शेयर, एक कल्चर आइडेंटिटी कि हम लोग सब क्या है, यूनिफाइड रहे, एक जैसे हैं। प्रमोटिंग नेशनल प्राइड, जो हमारा नेशनल प्राइड है, जैसे स्टोरी ऑफ इंडियन पास्ट ग्लोरी इंस्पायर्ड प्राइड इन द नेशन हेरिटेज एंड कंटर ब्रिटिश कॉलोनियल। अब जो पुरानी जो स्टोरी थी, जैसे रिवॉल्ट हुआ था आपका 1857 का, तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई जो थी, ठीक है, उनकी स्टोरीज है, जिन्होंने पहले इतना बलिदान दिया, उनकी स्टोरी सुनाई गई और बताया कि उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स के अगेंस्ट में कैसे उनके व्यू थे और वो कैसे लड़ रहे थे। ऐसे नेशनल हेरिटेज बनाए गए, ठीक। तो इससे भी लोगों को क्या मिला, मोटिवेशन मिला। सिंबलाइजिंग नेशनलहुड, थर्ड क्या किया, नेशनलहुड जो था उसको सिंबलाइज किया गया। सिंबल्स लाइक भारत माता। अब भारत, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम एक उससे एक, आप एलिगरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा था कि वहाँ की जो एलिगरी थी वो क्या थी, मेराइन थी, ठीक। तो यहाँ पे भारत माता जो हमारी इंडिया, उसको एक दिखाने के लिए, एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बनाया जिसको हमने भारत माता, जो हमारी क्या है, मदर इंडिया है। एंड सॉन्ग लाइक वंदे मातरम बिकम पावरफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेशन। ये उसी टाइम पे ये सारी चीजें बनाई गई ताकि सब लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जाग सके। मोबिलाइजिंग, फोर्थ है मोबिलाइजिंग द मासेस, एक्सेस टू ऑल दीज कल्चर फॉर्म्स हेल्प स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडिया स्पेशली अमंग इलिटरेट पॉपुलेशन, ठीक है। मोबिलाइज करते थे, मोबाइल का मतलब पता है ना, जो आप एक चीज एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो। तो मासेस गैदरिंग करते थे और स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज बताया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन क्या थी, इलिटरेट थी, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। तो उनको स्टोरी सुनाई जाती थी, उनको आइडियाज बताए जाते थे, तो ऐसे गैदरिंग करके ये सारी चीजें उनको सुनाई जाती थी। फिफ्थ है आपका कल्चरल रिवाइवल, द रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड रिचुअल कनेक्टेड पीपल इमोशनली टू द आइडिया ऑफ unified India. In summary, folk fair and folklore and symbols helped create a sense of national identity, pride and unity, driving the Indian nationalist movement. कल्चर को रिवाइव किया, ट्रेडिशनल आर्ट्स लेके आए, रिचुअल्स से लोगों कनेक्ट। जैसे अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में जो गणपति जी देखते हैं ना, वहाँ पे जब गणपति जी आते हैं तो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो ये उसी टाइम पे, ठीक है, लाला लाजपत राय ने क्या किया था, वहाँ पे स्टार्ट किया था ताकि क्या हो, सब लोग क्या कर सके, एक साथ गैदरिंग कर सके, ठीक है, और सब लोग यूनाइटेड हो पाए, ठीक है। तो लोग कनेक्ट कर पाए इमोशनली, तो अपने रिचुअल्स और इनको ट्रेडिशनल इनको भी रिवाइव किया, इनको बढ़ावा दिया गया। तो समरी में हम क्या देखेंगे कि जो फोकलोर और जो सिंबल्स बनाए गए उन्होंने लोगों के मन में नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करी। भारत माता है तो वो हम सबकी है, चाहे कोई किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, लेकिन वो इंडिया का है तो क्या है, वो सबके लिए है। एंड यूनिटी ड्राइविंग द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, और ये इंडियन नेशनल जो मूवमेंट चलाया गया उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। आप इसको भी अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो,
ठीक, कोई डाउट आता है तो इसमें आप पूछना। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वाले लेक्चर में मैं आपको 5 क्वेश्चन ही डिस्कस करी क्योंकि बहुत लेंदी थे, इसलिए इसको शॉर्ट्स में समझाना मतलब नहीं समझा पा रही थी मैं शॉर्ट्स में, क्योंकि 1 मिनट का ही शॉर्ट्स होता है, इसलिए हमने लॉन्ग वीडियो में इसको डिस्कस किया है। फिफ्थ क्वेश्चन, एनालाइज द वे थ्रू विच पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडिया। पहले वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसको भी 2023 में पूछा गया है। आपको बताना है विच पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडिया। पीपल बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट कम्युनिटी, पीपल जो है इंडिया में अलग अलग कम्युनिटी, रीजन अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है, जैसे गुजराती, बंगाली, मराठी है, ठीक है। तो इंडिया डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बाय द फॉलोइंग। तो हमने इतनी डाइवर्सिटी, जो लोग के रिलीजन अलग है, अलग रीजन में रहते हैं, लैंग्वेज अलग है, तो कैसे उनको कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी कि एक साथ लेके आए, उनके मन में ये भावना कैसे हमने डेवलप करी। फर्स्ट देखेंगे, आपको पॉइंट्स बताने डिस्कस करने। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन वाज एल्गरीड एंड सिंबलाइज विद द इमेज ऑफ भारत माता। अभी हमने पढ़ा था कि भारत माता हमने एल्गरी बनाई, एक सिंबल बनाया कि वो हमारी सबकी भारत माता है। सेकंड, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट वंदे मातरम। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि वंदे मातरम किसने लिखा था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रोट वंदे मातरम एज अ हिम टू द मदरलैंड एंड वाज इंक्लूडेड इन द नोवेल आनंद मठ। ठीक है, हिम उन्होंने अपनी मदरलैंड यानी कि भारत माता को के लिए बनाया था और उन्होंने अपने नोवेल आनंद मठ में इसको इंक्लूड किया था। अब ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो आनंद मठ है वो किसने लिखी थी, वो जो नॉवेल थी वो किसकी थी। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 एमसीक्यू बन सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट रविन्द्रनाथ टैगोर पेंटेड भारत माता एंड पोर्ट्रेट इट एज एन एस्थेटिक फिगर इन विच शी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। स्वदेशी मूवमेंट जब मूव कर रहा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने भारत माता की जो पेंटिंग थी उसको पेंट किया। उनको एक एस्थेटिक फिगर का मतलब कि एक साध्वी के, एक बहुत शांत उसमें बताया गया है कि वो बहुत काम है, कंपोज है, स्पिरिचुअल भी है और डिवाइन भी, मतलब लड़ भी सकती हैं जब उन पे कोई मुसीबत आए, लेकिन ऐसे वो बहुत शांत है। मतलब उनको ऐसे जो साधु लोग जो कपड़े पहनते हैं ना, उसमें उन्होंने ऐसा फिगर बनाया था, उनको दिखाया गया था। फोर्थ है, आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकवेयर। जो आइडिया था नेशनलिज्म का वो कैसे डेवलप हुआ, अभी पढ़ा हमने, जो फोकलोर थे, ठीक है, इंडियन फोकलोर, जो आपके सॉन्ग्स थे, हिम्स थे, कल्चर ट्रेडिशंस थे, ऐसे धीरे धीरे लोगों को कहानियां सुनाई गई, ऐसे इससे भी ये डेवलपमेंट हुआ। फिफ्थ, आइकन्स एंड लिटरेरी सिंबल्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायर देम विद अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। बहुत सारे आइकन्स और सिंबल्स भी उस टाइम पे बनाए गए लोगों को इंस्पायर करने के लिए। और सिंबल्स क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे लोग, पीपल्स कहते हैं, बहुत इलिटरेट थे, ज़्यादा इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो आइकन्स और सिंबल्स के थ्रू इनको समझाया जाता था। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट आता है आपको, ये 2023 में पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2019 और 2023 में। अभी हम 2022 के भी पेपर डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ो ताकि आपका बर्डन भी कम हो जाएगा और सिर्फ आपको ये इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग आपका डाउट मुझे भेज देना।